आगाह करेंगे आपको इस अहम खबर से। वजीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। अली मीन गंडापुर ने कहा, वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। आपको बताते चले इस अहम खबर के बारे में। वजीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। अली मीन गंडापुर ने कहा, वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस देकर अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। वजीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। अली मीन गंडापुर ने कहा है, वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा कहना है वजीर आला केपी का। वजीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान है। अली मीन गंडापुर ने कहा, वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। वजीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है और आपको बताएं, अली मीन गंडापुर ने कहा है, वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इस बारे में मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। लिहाज अली, बताइएगा, वजीर आला केपी का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। लिहाज अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इससे मुतालिक अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला केपी का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूं। और आपको बताएं, वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। अली मीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है, वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ऐसा कहना है अली मीन गंडापुर का कि वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। और आपको बताएं, अली मीन गंडापुर की जानिब से ये कहा गया है, वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इसी बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। लिहाज अली, बताइएगा, अहम ऐलान सामने आया है, वज़ीर आला केपी की जानिब से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया उन्होंने। जी बिल्कुल, वजीर आला जो अली मीन गंडापुर है उनकी जानिब से बाकायदा ये जारी कर दिया गया बयान कि वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि पार्टी की जानिब से उनके पास जो अमानत था उस अमानत को लौटा रहे हैं। इस मुतालिक तो वज़ीर आला हाउस की जानिब से भी बयान जारी हुआ है, लेकिन तहमतुरी ने खुद जब उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। तो जो पार्टी के मरकजी तर्जुमान है शेख वकास अकरम, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपना इस्तीफा भेजेंगे। 48 घंटे के अंदर उस पर तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा, उसकी मंजूर कर दिया जाएगा और उसके साथ ही सूबाई असम्बली को डिसॉल्व करके नई वज़ीर आला के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको एक बड़ी अहम खबर बताता चलूँ कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की इस्तीफे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास भी तलब कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद इस बात का फैसला होगा कि जो नए वज़ीर आला होंगे सुहेल आफरीदी, उसकी नाम की तौसीक की जाएगी और तवक्को है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफे को मंजूर करते हैं तो कल ही सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया जा सकता है। अच्छा लिहाज अली, ये बताइएगा कि वज़ीर आला की बरतरफी के बाद सुहेल अफरीदी का नाम मंजर आम पर आया था कि उन्हें नया वज़ीर आला केपी मुकर्रर किया जाएगा। क्या इसके अलावा भी बानी पीटीआई ने कोई ऑप्शंस दी हैं या जो दीगर पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी जानिब से कोई और नाम भी मंजर आम पर आया, जैसे भी आपने फरमाया कि दीगर ऑप्शंस भी होंगी और फिर तौसीक की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह भी आपने कहा है, तो ये है कि किसी और का नाम नहीं, सिर्फ सुहेल अफरीदी का नाम तजवीज़ किया गया नई वज़ीर आला के लिए। सुहेल अफरीदी जो है वो पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में थे जब मुराद सईद यहाँ पर होते थे और उस मुराद सईद के साथ ही उन्होंने बड़ी जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन उसमें काम किया था। फिर इंसाफ यूथ विंग में थी और बाद ये जो 2024 के इंतखाबात हुए थे उसमें कामयाब होकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंची थी। CW के वजीर थे और तकरीबन 3 या 4 दिन कबल ही उन्हें महकमे आला तालीम का कलमदान भी सौंप दिया गया था। वो अच्छे मुकर्रर हैं इस वक्त। उसके हवाले से जो है वो पार्टी की कोर कमेटी जो है वो हतमी फैसला करेगी और पार्टी की हतमी मंजूरी के बाद ही नई वज़ीर आला के लिए उसका इंतखाब किया जाएगा। जी अच्छा लिहाज अली, ये बताइएगा कि नई तकर्रुरी के बाद क्या जो मुतालिबात हैं पीटीआई की जानिब से वो मनवाए जा सकेंगे, क्या पेशरफ्त होगी?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर इस वक्त ने जो मूव किया है, अली अमीन गंडापुर पर यह इल्जाम था कि वो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है, और इसी कंप्रोमाइज होने की वजह से अली अमीन गंडापुर पर जो बेतहाशा इल्जाम आयद किए जा रहे थे, इसी वजह से जब उन्हें हटाया गया है तो इस वक्त जो सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक पार्टी के बड़े अच्छे मुकर्रर हैं और ज्यादा तजुर्बा तो नहीं रखते, लेकिन वो पार्टी के हवाले से अहम फैसले भी अब उन्हीं को करने होंगे। तो उस मुताबिक जो है वो पार्टी लग रहा है कि वो जदोजहद की मूड में एजुकेशन करेगी और प्रोटेस्ट करेगी। तो इस वक्त लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर वफाक के खिलाफ जो है मशक बनने जा रहा है। अच्छा, लिहाज अली ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी और उनका कहना था कि इस नई नामजदगी के बाद केपी में नई शुरुआत सामने आएगी। बताइएगा किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी जानिब से बात की गई, इस तनाजुर में क्या अहम पेशरफ्त या अहम तब्दीली मुतवक्की है? सलमान अकरम राजा जो बुनियादी तौर पर खुद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे और उनकी जो सियासी कमेटी में कई मुकाम पर नोक झोंक रहती थी, तो उनका इस जानिब इशारा है कि शायद अली अमीन गंडापुर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया वो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज थे और पार्टी वर्कर को उनका ये रवैया पसंद नहीं था। अगर आपके इल्म में हो तो जब वो एहतजाज करने इस्लामाबाद जा रहे थे तो वॉशरूम जाने के लिए भी वर्कर उसे नहीं छोड़ रहे थे। मिसट्रस्ट का इंतहाई बड़ा लेवल था जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर के मुताबिक था। उसके मुताबिक ये भी था कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में ग्रुपबंदी भी किया। तो इस वक्त पार्टी एक नए कायद की शक्ल में जो सुहेल अफरीदी है, एक तो प्रोटेस्ट की मूड में जा रही है, दूसरी बात यह है कि पार्टी को मुत्तहिद की जाने की इस हवाले से भी कोशिशें की जाएंगी। लिहाज अली आपसे ये भी बात करना चाहेंगे कि वज़ीर आला केपी का इस्तीफा मांगना कोई हिकमत अमली है या पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी इख्तलाफात की वजह भी हो सकती है, कहिएगा इस बारे में भी। मैंने इस तरह बताया कि पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात थे, पार्टी में 2-3 ग्रुप थे। आपको पता है कि आतिफ खान ग्रुप अलग था, लेकिन ग्रुप अलग था, तैमूर सलीम तगड़ा ग्रुप अलग था, ये सारे ग्रुप बने हुए थे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आपको पता है पंजाब का ग्रुप अलग था, सिंध का ग्रुप जो था वो अलग था। तो उस ग्रुप बंदियों को खात्मे के लिए इस पर ये इल्जाम थे कि अली अमीन इन तमाम जो ग्रुप की मुताबिक ये इसको अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे। तो इस वक्त बुनियादी तौर पर अली अमीन से इस्तीफा इसलिए तलब किया गया तो वो जो है वो वापस तरीका था और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा देंगे और इस इस्तीफे के साथ ही अगर वो मंजूर करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी खुद तहलील हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा ये भी बताइएगा कि बानी पीटीआई का बराह रास्त इस अमल में मुदाखलत करना क्या असरअंदाज हो सकेगा? इस पर क्या जमहूरी अमल की ये मजबूती की निशानदेही है या जमहूरी अमल की कमजोरी की निशानदेही है? ये देखिए, सियासी जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद होकर इसकी कोर कमेटी फैसला नहीं करती, इसके कायदीन फैसला करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह की एक मामूल की सियासी जमात है। जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान ने फैसला किया अली अमीन गंडापुर, तो अली अमीन गंडापुर बन गए। उसने फैसला किया तो उस्मान बुज़दार पंजाब जैसे सूबे के वज़ीर आला बनेंगे, तो मेरे ख्याल में किसी में मजाल नहीं थी कि उस्मान बुज़दार को हटा दे। अब जो उन्होंने ये फैसला किया सुहेल अफरीदी तो सुहेल अफरीदी करेंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि पार्टी की कोर कमेटी फैसला करती, पार्टी की कायदीन के साथ मशावरत की जाती, लेकिन यहाँ पर तो पूरी पार्टी जो है वो सिर्फ इमरान खान ही है और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। जी ठीक है, लिहाज अली जैसे अभी आपने फरमाया तो जो सलमान अकरम राजा हैं, जब उनकी जानिब से मीडिया गुफ्तगू की गई तो उनका भी यही कहना था कि बानी पीटीआई का ही ये फैसला है जिसका पस मंज़र उन्होंने बयान किया कि किन किन वजूहात पर ये इस्तीफ़ा तलब किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये फैसला सिर्फ बानी पीटीआई की जानिब से ही किया गया है, दीगर क़यादत को इसमें शामिल नहीं किया गया, दीगर जो पार्टी रहनुमा है उनको इस फैसले में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी की दीगर क़यादत तो ये कि मशावरत के लिए आपके पास एक बड़ा ठीक ठाक फॉर्मूला है। इमरान खान से मिलता कौन है? इमरान खान से मैक्सिमम उसकी बहनें किसी हद तक वकला मिलते हैं, तो उसके पास इतना वो तो नहीं है कि उसके हवाले से फैसला करे। तो इमरान खान ने ही फैसला करना था और फैसला कर लिया अली अमीन गंडापुर को हटाने का, सुहेल अफरीदी को लाने का। लेकिन ये कमजोर तर्ज जमहूरियत है और मेरे ख्याल में सियासी जमात में ये फैसला कर इमरान खान को करना चाहिए था तो पार्टी की किसी और तरीके से पार्टी का इजलास तलब किया जाता, उसमें बताया जाता और उसमें मुशावरत की जाती। ठीक है, ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें आगाह भी कर रहे थे। इस मामले पर हमारे साथ मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं उस पर भी डिस्कस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला नामज़द। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी
کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال بدترین ہے، فیصلہ صوبے کے حالات کے باعث کیا گیا، آج ہونے والا واقعہ اس معاملے کا محرک ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خود فیصلہ کیا، کہا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بانی نے علی مین گنڈاپور سے استعفیٰ طلب کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق وقت کے ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کی نئی شروعات کا آغاز ہے۔ یہ درست ہے، علی امین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور جو آج شہادتیں ہوئی ہیں اورکزئی ڈسٹرکٹ میں، خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے، انہوں نے عام انتخابات میں پی کے 70 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ سہیل آفریدی کا فی عرصہ تک انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن خیبر پختونخوا کے صدر رہے۔ موجودہ حکومت میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے تعمیرات و مواصلات رہے۔ صوبائی کابینہ میں تبدیلی کے بعد ان کو وزیر ہائر ایجوکیشن کا عہدہ دیا گیا تھا۔ سہیل آفریدی پی ٹی آئی کی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگی، ان کے آبائی علاقے میں خوشی کا سماں۔ سہیل آفریدی کا تعلق قبائلی ضلع خیبر کے باڑہ تحصیل سے ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کی ڈگری کر رکھی ہے۔ سہیل آفریدی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بانی ممبران میں شامل ہیں اور ان کا شمار مراد سعید کے قریبی دوستوں میں سے ہے۔ سہیل آفریدی کے آبائی علاقے اور حلقے میں رات 9 بجے آتش بازی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ پشاور عبدالقیوم سے۔ عبدالقیوم، بتائیے گا اس حوالے سے۔ عبدالقیوم سے بھی اس بارے میں مزید جانیں گے۔ بھی آپ کو بتائیں، سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگی، ان کے آبائی علاقے میں خوشی کا سماں ہے۔ سہیل آفریدی کا تعلق قبائلی ضلع خیبر کے باڑہ تحصیل سے ہے۔ ہائنس پرنس منصور بن محمد السعود اخ الكريم مالكي نحن اخوان دائما يعني الله يحفظك and honorable members of Saudi delegation, Deputy Prime Minister, Federal Ministers, and honorable Pakistani business members, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am extremely honored and extremely happy to meet my brother once again, لكن بعد تأخير شوية يعني ممكن 7 سنوات أو أزيد يعني less okay. And honorable members of Saudi delegation, we are sitting here like a family. My recent visit to my second home last month was really a treat to watch. I've been in political arena for the last 40 years, and I've been to Saudi Arabia since late 60s on many occasions. This visit to Riyadh was exceptional. Not that our Saudi brothers and sisters, they have hoped for Pakistan, unmatched throughout our history. But this time, the warmth of this welcome was of a different level. And I have not seen this kind of arrangements made by my very dear brother, His Royal Highness, the Crown Prince Prime Minister Mohammed bin Salman, and of course his team, and then of course our brother Ambassador. And the message was, and the message is, and will be forever, that Pakistan is very, very dear to Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin.
And Saudi Arabia will always stand by Pakistan in a manner which is known to all and sundry, in a very unwavering commitment which was shown throughout our history and which will continue forever. And the agreement which we have signed, it's basically formalization of our brotherly arrangements which were there in an informal fashion for decades, and that has been formalized. And I think since we are brothers and Akhil Shaqiq, Hakika, fir Hakika, Akhil Shaqiq, Mia bil Mia. So brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. And I think we take a lot of pride and show humility that along with our Saudi brothers and sisters, we will inshallah forever be there to guard the holiest of holy places of Makkah al-Mukarramah or Madinah al-Munawwara. And every Muslim would like to lay its life to protect these holiest of holy places. So today we are here in this perspective, and I think we are here to do business, and I think our focus, both Pakistani business community and business community from Saudi Arabia, and some of the most prominent business leaders are sitting here on this table on the left and the right, that I want to assure you that this is what I said to my very dear brother, His Royal Highness, that I made a solemn commitment that Pakistan, I myself, will work with him very closely and his team to realize those dreams of Pakistan, Saudi joint business ventures, promotion of trade, promotion of commerce, and of course in research and development, acquiring knowledge from our Saudi brothers and sisters. Ladies and gentlemen, let me say, without any fear of contradiction, that of course 30 years ago or 20 years ago, in some areas, Pakistan was offering its expertise and its experience to our Saudi counterparts. Today, we have to learn from them, from our brothers and sisters, and we are very happy to have this opportunity, and they are more than happy and more than willing to offer Pakistan everything through which they have really transformed their society under the most dynamic and visionary leadership of His Royal Highness the Crown Prince. So I think this is an opportunity, this is the time, and time and tide wait for them. So let's brace ourselves for this great opportunity. It is a challenge as well as an opportunity. And I think together we shall find jointly our position in the community of nations. Our team is a great team, Pakistani team, excellent ministers, politicians, bureaucrats, generals, and staff officers. I think there cannot be a better team than this one, duly supported by our business community of Pakistan. And on the Saudi side, they are waiting for, to ink agreements on these lines I've just mentioned about. So let's, I think, start running, and I think time is waiting for glorious moments for us to capture. Thank you very much. I would like to thank you, Your Excellency, to give us the opportunity actually to meet you and to host most of the ministers and the cabinets. And we are coming actually from our leaders based on under orders to be part of the Business Council, Joint Business Council. We are presenting most of the businessmen in Saudi Arabia, and as you know that before we came here, actually we met all the ministers, the key ministers in Saudi, when we give them our, our strategic
projects that in Pakistan that wanting to have in ground. So, and they were very happy and very satisfied actually, and they were really supportive for our own, and they gave us a lot of incentives to give support for all businessmen to come to have in Pakistan. Actually, Your Excellency, is we're just having concentration in some of the fields which are very, very important. Actually, we think that we can do a lot in Pakistan and deliver. Mostly is the one that we can speak about is mainly for food security, like we were speaking in agriculture, and we speak in like breeding, dairies, and meat processing. And we have also in construction, we have also in pharmaceutical, and also in the food security. We have lots of interest from our government and from our leadership, and also for the private sector to be invested in Pakistan. So I'm just giving you just a small brief of. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद का खिताब जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था, गुज़िश्ता 40 साल से सियासत में हूँ, यहाँ एक ख़ानदान की तरह बैठे हैं। पहली बार 60 की दिहाई के आखिर में सऊदी अरब किया था। सऊदी अरब के कई दौरे कर चुका हूँ, मगर हालिया दौरा रियाज़ बिल्कुल मुनफरिद था। सऊदी भाई बहनों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बेमिसाल मोहब्बत दिखाई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, किसी भी भारतीय जहरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खत्े के अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दों के खिलाफ पाक अफवाज के आज़म को सराहा। शुरा ने पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। भारत जंग को हवा न दे, मोदी और उसकी अफवाज याद रखे। भारत किसी नए मामूल की बात करेगा तो उसका जवाब नए और मौसर अस्करी रद्द अमल से देंगे। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को कुचलने के अज़्म का इजहार। कॉन्फ्रेंस का आगाज हालिया भारतीय सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले जवानों के इसाले स्वाब के लिए फातह ख्वानी से हुआ। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक शुरा ने दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए जामे कार्रवाइयों को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। फोरम ने भारतीय सियासी व अस्करी क़यादत की इश्तियाल अंगेजी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर इजहार करते हुए इस अज़्म का आदा किया कि अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैलाब के दौरान रिलीफ के बेहतरीन इक़दामात पर फौजी दस्तों और सिविल इंतजामिया की तारीफ की। फोरम ने पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। ये मुआहदा मशरिक वस्ता और जनूबी एशियाई खित्तों में अमन और सलामती के मुश्तरका विजन पर जोर देता है। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत और फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का आदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। ज़िला और अक्साई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारत के आलाकार 19 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 अफसरान और नौजवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जाफर एक्सप्रेस हादसा, भारत के गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा बेनकाब। जाफर एक्सप्रेस हादसा में चंद अफराद के जख्मी होने को भारतीय मीडिया कामयाबी के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय मीडिया फितनौल हिंदुस्तान की तखरीबी कार्रवाइयों को प्रोपोगेंडे के तौर पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तखरीबी सरगर्मियों का भारतीय मीडिया की जीनत बनना भारत और फितनौल हिंदुस्तान के गठजोड़ का सबूत है। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, समझ नहीं आ रहा PTI के दोस्त आईनी तरमीम से पीछे क्यों हटे। हुकूमत इस वक्त अक़लियत में है, मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ बात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 16 अक्टूबर को अमन मार्च के साथ इसराइल मुर्दाबाद भी मार्च का हिस्सा होगा। आलमी अमन के लिए हमास ने मंसूबे की हमायत की। तो आपको बताएं, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
الیکشن کمیشن کا 2 ماہ میں حلقہ بندیاں کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن 2022 کے قانون کے تحت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ممبران نثار دورانی، شاہ محمد جتوئی اور بابر حسن بھروانہ نے جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی کا عمل کل سے شروع کرے گا۔ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے۔ پنجاب میں ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں۔ الیکٹرک بس میں 20 روپے میں جہاں مرضی چاہو جا سکتے ہو۔ 20 روپے تو چنگچی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا میاں والی، سرگودا اور ساہیوال میں بسیں آئیں گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں الیکٹرک بسوں کی فراہمی کی تقریب سے خطاب۔ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے، عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے، آپ کے 20 روپے کرایہ ہے۔ 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا، جہاں مرضی جاؤ 20 روپے، اور طالب علموں کے لیے فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ سواری کر رہے ہیں، ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے، بلکہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جہاں سے گزرتی ہے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ گرین بس نہیں آئی، ان کے شہروں میں عید کا سماں ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ پاکستان کی تعلیمی، سماجی اور انتظامی سمت پر بھرپور گفتگو ہوئی۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا 25 کروڑ آبادی کو صرف 4 صوبوں میں محدود رکھنا عقل مندی نہیں، ہمارے ملک کے انتظامی ڈھانچے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے سیمینار سے خطاب میں کہا پاکستان آج 80 سال کا ہو چکا ہے، اب وقت ہے کہ ہم ماضی کے تجربات سے سیکھ کر آگے کا راستہ متعین کریں۔ تفصیلات اویس گجر کی رپورٹ میں۔ ایپسپ کی زیر اہتمام 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے عنوان سے ملکگیر آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے طلبہ سے خصوصی گفتگو کی۔ سیمینار میں چیئرمین ایپسپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ملک کے مستقبل میں ان کے کردار، قومی چیلنجز اور عملی حل سے روشناس کروانا تھا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے سیمینار سے خطاب میں کہا 25 کروڑ آبادی کو صرف 4 صوبے میں محدود کرنا عقل مندی نہیں۔ اگر پنجاب ایک الگ ملک ہوتا تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہوتا۔ بھارت میں آج 37 صوبے، چین میں 31، امریکہ میں 50، انڈونیشیا میں 34 اور نائجیریا جیسے ملک میں 27 صوبے ہیں۔ ہمیں بھی ملک کے انتظامی ڈھانچے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے صرف 4 صوبے ہیں۔ ہماری طرح کی اور مثال دنیا میں ایک بھی نہیں ہے، اور صوبے بھی اس طرح کے ایسے لوب سائڈڈ صوبے آپ کو نظر آئیں گے۔ جیسے پنجاب ہے تو یہ 51% آف پاکستان ہے، باقی 3 صوبے مل کے بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ جو مرکزیت ہے ہمارے اختیار میں کہ ایک چیف منسٹر ہے اور 13 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ 6واں یا 7واں بڑا ملک ہو دنیا میں اگر پنجاب ایک ملک ہو تو۔ چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو 31 صوبے ہیں چائنا میں۔ آج ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو 28 اسٹیٹس ہیں، 9 ان کی یونین ٹیریٹریز ہیں، 37 آپ سمجھیں ان کے انتظامی یونٹ بن گئے، فرام 9 to 37۔ اسی طرح نائجیریا ہمارے جیسا ہے، 21 کروڑ کی آبادی ہے، 27 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے، پروونسز ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے۔ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے اور ہم یہ بھی کر کے اس طرح بیٹھے۔ میاں عامر محمود کا مزید کہنا تھا کہ اگر تمام ڈویژن کو صوبے بنا دیے جائیں تو وسائل عام آدمی تک پہنچیں گے، اس سے بہترین گورننس اور لیڈرشپ کرائسس پر قابو پایا جا سکے گا۔ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے، جیسے سرگودا ایک ڈویژن ہے، جیسے لاہور ایک ڈویژن ہے، جیسے گجرانوالہ ایک ڈویژن ہے، راول پنڈی ایک ڈویژن ہے، تو ہمیں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے تقریباً
33 प्रोविंसेस बन जाएंगे। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सेमिनार में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने असल हीरोज को पहचानती हैं। हमारे नौजवानों को समझना होगा कि फिल्मी सितारे या खेलों की शख्सियात हमारी शनाख्त नहीं। पाकिस्तान आज 80 साल का हो चुका है। अब वक्त है कि हम माजी के तजर्बात से सीख कर आगे का रास्ता मुतय्यन करें। मैं अपनी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज को याद नहीं रखती वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। कि पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है, तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे, लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है और जो ये हौसला रखते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, एज ए बुजुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रास्ता दिखाएं। सेमिनार के इख्तिताम पर तलबा ने मियां आमिर महमूद से मुल्क की तरक्की, तालीमी निज़ाम और नौजवानों के किरदार से मुतल्लिक सवालात किए, जिनके मुदल्लल जवाबात दिए गए। सेमिनार में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप प्रोफेसर सुहेल अफजल, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास समेत तलबा और फैकल्टी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मेहमानाने गिरामी में एजाजी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के हमरा अवैस गुजर, न्यूज़ लाहौर। और इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।